जब कभी हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डीसीएफ मेथड। और एक नया है स्कोर कार्ड वैल्यूएशन। ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी होती क्या है? अगर किसी वैल्यूएशन तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड है स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी। तो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथडोलॉजी में क्या होता है कि आप हर एस्पेक्ट के लिए एक नंबर असाइन कर देते हैं और उसके बेसिस के ऊपर एक वैल्यूएशन निकल के आती है। और ये जो वैल्यूएशन है टोटली ड्रिवन बाय द क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन अर्ली स्टेज पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसको? तो ये अर्ली स्टेज कंपनीज में क्या हो रहा है ना कि उनके पास कोई भी नंबर्स अवेलेबल नहीं है। जब आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आपको फोकस कहाँ करना होगा? आपको फोकस करना होगा क्वालिटेटिव फैक्टर्स। जब कभी हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डीसीएफ मेथड। दैट मीन्स बहुत ट्रेडिशनल मेथड है और यूजली हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। बट एक नया है स्कोर कार्ड वैल्यूएशन। ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी होती क्या है? देखिए, अभी तक हमने जितने मेथड्स देखे उसके अंदर हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स लगाऊंगा, कोई ना कोई वैल्यूएशन का मेथड ऐसा लगाऊंगा जो मैथमेटिकल ड्रिवन है। लेकिन आप एक ऐसा सिनेरियो देखिए, आपके पास कोई नंबर ही नहीं है। आपके पास कोई नंबर नहीं है लेकिन उससे कंपेरेबल कोई ऐसी कंपनी आपको दिखाई दे रही है जिसने अभी पास्ट में फंड रेज किया है। ओके। अब आपके पास अपनी कंपनी का एक भी नंबर नहीं है, ना तो कोई रेवेन्यू है, ना कोई आपके पास हिस्टोरिकल नंबर है, ना ही स्टार्टअप इतना कैपेबल है आपको ये बता सके कि अगले साल में प्रोजेक्शंस क्या आने वाली है। तो यानी कि नंबर्स के मामले में अगर आप देखें तो आपके पास ज़ीरो नंबर है। अब आप ज़ीरो नंबर को लेकर के कोई भी मेथड लगाने जाएंगे तो वैल्यूएशन ज़ीरो ही आएगा। ओके। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि नंबर नहीं है। अब ये नंबर कैसे पिक्चर में आएगा? क्योंकि वैल्यूएशन अगर होगी तो नंबर तो चाहिए। वैल्यूएशन तो डिफाइन करने के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी डाइल्यूट करना है, सब कुछ करना है तो आपको नंबर तो चाहिए। ठीक है, अब नंबर तक जाने के लिए ऐसे सिनेरियो के अंदर व्हाट विल डू, आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पूरी तरह से फेल हो गए। फेल हो ओके। गए इन द सेंस कि दैट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। अब बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा क्वालिटेटिव फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि सपोज करिए कि मैं और आप मिलकर के कंपनी स्टार्टअप कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने स्टार्टअप बना लिया। अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, मुझे ये नहीं पता अगले साल मेरा रेवेन्यू क्या आएगा, मेरा हिस्टोरिकल भी कोई नंबर नहीं है, आज की डेट में रेवेन्यू भी ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन अब अगर इन्वेस्टर को हम लोग बुलाते हैं कि हाँ ठीक है इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टर क्या देखे? अब वो देखेगा कि ठीक है, एज ए फाउंडर मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, मेरा एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सिमिलर बिजनेस, या फिर अगर मान लीजिए जॉब भी मैंने किया है तो इस तरह का क्या मैंने सिनेरियोज में कभी मैं रहा हूँ। ठीक है, तो ओके। वो क्या करेगा? वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो वो ये देख रहा है कि फाउंडर्स कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपका आइडिया जो है मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर्स, यू आर फोकसिंग ऑन आइडिया, यू आर फोकसिंग ऑन क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, अब वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स फाउंडर्स टीम हो सकती है, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपका साइज ऑफ द मार्केट हो सकता है, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब अगर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ही फोकस बना के अगर किसी वैल्यूएशन तक हमें पहुंचना है तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड है स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी। ओके। ठीक है, तो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथडोलॉजी में क्या होता है कि आप हर एस्पेक्ट के लिए एक नंबर असाइन कर देते हैं और उसके बेसिस के ऊपर एक वैल्यूएशन निकल के आती है। और ये जो वैल्यूएशन है टोटली ड्रिवन बाय द क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस। ओके। तो ये स्कोर कार्ड वैल्यूएशन अर्ली स्टेज पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसका रोल? तो ये अर्ली स्टेज कंपनीज में क्या हो रहा है ना कि उनके पास कोई भी नंबर्स अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में आपके पास ना तो कोई हिस्टोरिकल नंबर है, आज ही आपका मान लीजिए स्टार्टअप बना है तो हो सकता है बस आइडिया है आपके पास, है ना? एक आइडिया के बेसिस के ऊपर कितना ज़्यादा चांसेस होंगे कि इन्वेस्टर आपके पास आके इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपके पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, आप अपना फ्यूचर के नंबर्स भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगले साल मेरे रेवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं। अगर आप एक बारी मान लें कि चलो 1 करोड़ होगा, अगर मान लीजिए 1 करोड़ ना होके सिर्फ 10 ही लाख रुपए आपका रेवेन्यू हुआ, या फिर 1 करोड़ ना होकर के रेवेन्यू आपका 3 करोड़ चला गया, आप ये कैसे जस्टिफाई कर पाएँगे? कैसे इवैल्यूएट कर पाएँगे? ठीक है? तो यानी कि ऐसे फैक्टर्स के ऊपर फोकस ना किया जाए जिन फैक्टर्स से जो वैल्यूएशन का रेंज बहुत हाई आ जाए। ठीक है? तो वैल्यूएशन में देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर निकाल के देना है। हर सिनेरियो के अंदर आपको ये समझना होगा कि कौन-सा मेथड इस केस में लगाया जा सकता है।
जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं उन केसेस के अंदर आप ये मान के चलिए कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जब आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में आपको फोकस कहाँ करना होगा, आपको फोकस करना होगा क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। तो अर्ली स्टेज कंपनीज के अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि कोई नंबर अवेलेबल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए 2 फाउंडर्स हैं, अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं और 10 या 12 साल 15 साल आप मान लीजिए उनका एक्सपीरियंस है। नाउ दे आर स्टार्टिंग द कंपनी। अब ये सेम सिनेरियो दूसरे केस में मैं लेता हूँ कि कॉलेज अभी पास आउट किया है 2 स्टूडेंट्स ने और आज ही उन्होंने सिमिलर इंडस्ट्री में सिमिलर प्रोडक्ट के अंदर स्टार्टअप बनाया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। अब आपके नंबर दोनों के केस में नहीं है, लेकिन आप Exactly. बताओ कि जिस कंपनी के अंदर ऑलरेडी फाउंडर्स का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है और एजुकेशन बैकग्राउंड उनकी और जो दूसरा केस मैंने बोला उनकी सेम है सपोज, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करेगा। तो वहाँ पे Exactly. क्या होगा, जो फाउंडर जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में उसको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो वो वेटेज ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड केस है जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा हो सकता है कि मैं उसको वेटेज दूँ मे बी 60% का, Okay. लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं जो एक्सपीरियंस फाउंडर है शायद उसको वेटेज दे दूँ 100% का, मे बी 120% का। अब 120% का लॉजिक क्या है कि मैं, ये डिपेंड करता है कि मैं उस कंपनी को किससे कंपेयर कर रहा हूँ। सपोज करिए कि एक ऑलरेडी कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, Hmm. लेकिन उस कंपनी के फाउंडर्स से जब मैं अपने इस वाले केस के फाउंडर्स को कंपेयर करता हूँ तो ये उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मुझे वो नंबर 100% से ऊपर दे सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनसे थोड़ा कम है तो मे बी 80% 90%, लेकिन अगर उनसे बहुत ही बेटर है तो ऐसे केस के अंदर मैं ज़्यादा परसेंटेज भी ले सकता हूँ। तो इसलिए हर फैक्टर के लिए एक परसेंटेज डिफाइन की जाती है और उस परसेंटेज बेस के ऊपर जो नंबर निकल के आता है वो वैल्यूएशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। Okay, that means कि एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। फाउंडर्स का एक्सपीरियंस तो बहुत और जो ज़्यादा स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है। फेसेस होते हैं तो फिर उनको कैसे जज करते हैं जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में? तो देखिए ऐसा जैसा है होता है कि 60% है, ये तो आई थिंक ज़्यादा हो गया, राइट? नहीं, देखो तो देखो वैल्यूअर का रोल यहाँ पे अलग है, इन्वेस्टर का परसेप्शन अलग है और जो फाउंडर है उसका माइंडसेट अलग है। देखिए सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर और फाउंडर ट्रांजैक्शन का पार्ट है, तो मे बी वो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट या कहीं ना कहीं बिजनेस परसेप्शन और वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन हो रही है तो एक बैलेंस्ड वे में वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। तो वो ये भी इवैल्यूएट कर रहा है कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन साथ साथ ये भी देख रहा है कि जो फाउंडर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ओके, ठीक है। तो वो जो नंबर निकल के आता है, अब अब आप ये देखिए कि एक वैल्यूअर उसको 70% का वेटेज देता है, तो सिमिलर सिनेरियो के अंदर दूसरा वैल्यूअर उसको ज़्यादा से ज़्यादा 75% या 65% का वेटेज देगा। ऐसा नहीं होगा कि 90% का वेटेज दे देगा वो, ठीक है। तो रेंज में कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग वहाँ पर होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट केस है क्या, ठीक ओके, है। तो इसमें कोई रूल बुक नहीं है। आप ये बोलो कि 60 क्यों हो जाता है या 65 क्यों हो जाता है, आप वैल्यूअर से भी पूछोगे कि वो 60 ना लेके उसने 65% क्यों लिया, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो वैल्यूएशन कर रहा था तो उसके माइंड में पूरी पिक्चर क्रिएटेड थी बिजनेस की। उसने मार्केट को भी समझा था, उसने सब्जेक्ट केस को भी देखा था और उसने मे बी प्रोडक्ट के ऊपर भी रिसर्च किया है, सर्विसेज को भी देखा है उसने क्या चीज़ है, तो उसके बेसिस के ऊपर एक जजमेंट, तो जजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें की फैक्टर क्या-क्या होते हैं इसके अंदर? देखिए इसके अंदर जो स्टैंडर्ड स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी है, आप उसमें समझिए कि देखिए कुल मिला के 6-7 फैक्टर्स हो सकते हैं और इस मेथड की ब्यूटी ये है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो मॉडिफाई कर सकते हैं यानी कि आप इसके अंदर अपनी तरफ से भी फैक्टर्स बिल्ड इन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मॉडल जो आपका लिटरेचर में दिखाई दे रहा है आप वो यूज़ करें। हम लोग जब इसको वैल्यूएशन के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कंपनी के हिसाब के अंदर इसके अंदर और फैक्टर्स भी बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि वो फैक्टर्स आपको यूज़ करने हैं, आप उनको मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेड नंबर्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है फाउंडर्स एंड टीम, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इस स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी में जब हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को असेस कर रहे हैं तो सबसे पहले फाउंडर्स और टीम की स्ट्रेंथ, तो उसके वेटेज आपको एक असाइन करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ, पहले आप ये समझिए कि देखिए आप जब ये वैल्यूएशन मेथडोलॉजी लगा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपके पास कुछ ना कुछ एक बेस है जिसके बेसिस के ऊपर आप वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं तो मैं ये देखूंगा कि इस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी फंडिंग हुई है तो
इस सिमिलर कंपनी को क्या वैल्यूएशन मिला था। तो सपोज करिए कि उस कंपनी को 50 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, तो उस कंपनी की टीम कैसी थी, ठीक है। अब मैं अपनी कंपनी को, सब्जेक्ट कंपनी को उससे कंपेयर करके देखता हूँ कि हाँ मेरी टीम उसके काफ़ी क्लोज थी लेकिन उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं शायद उसको 85% 90% आपको आज की दिन में नंबर दे दूंगा, परसेंटेज दे दूंगा, ठीक है। तो फाउंडर को एक परसेंटेज मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर इसके अंदर रहता है मार्केट साइज एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो इस प्रोडक्ट को, या फिर सर्विस में बात कर ले तो कितना साइज़ अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि मार्केट ही पूरा मिला के 1000 करोड़ का है, तो हो सकता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हों, तो कितना शेयर आप उसमें से निकाल पाएंगे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मार्केट का साइज़ कितना बड़ा है, ये सेकंड फैक्टर रहेगा। उसके बेसिस के ऊपर भी एक परसेंटेज हम इसको असाइन करते हैं, ओके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। थर्ड हम वेटेज देते हैं प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा यूनिक है एज़ कम्पेयर टू द कंपनी दैट यू आर कंपेयरिंग विद, ठीक है। तो उससे भी आप उसको जब कंपेयर करके देखते हैं तो आप एक वेटेज उसको असाइन करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या जो सर्विस आप देने जा रहे हैं उसका एज़ कम्पेयर टू द जो आपने बेस कंपनी लिया है उसके हिसाब से क्या वेटेज इसको मिलना चाहिए। तो एक वेटेज वहाँ पर जा करके हम उसको असाइन करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड फैक्टर। ओके। फोर्थ फैक्टर इसके अंदर हो जाता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यानी कि ये जो कंपनी है किस तरह के कंपटीशन को फेस करने वाली है, किस तरह का इसका पीयर ग्रुप है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, और जब ये कंपनी एक्चुअल में लैंड करेगी अमंग द कॉम्पिटिटर्स तब किस तरह से बिहेव करेगी। तो वो कॉम्पिटिटर एनवायरनमेंट का बहुत सॉलिड इम्पैक्ट रहता है इसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो भी एक फैक्टर जो होता है इसके अंदर काउंट किया जाता है, तो उसका भी एक वेटेज इसके अंदर असाइन किया जाता है। तो ये हमारा होता है फोर्थ फैक्टर। अब देखिए क्योंकि सारा का सारा जो है इसके अंदर आप देखिए कि क्वालिटेटिव साइड पे हो रहा है ना। तो नेक्स्ट फैक्टर इसके अंदर होता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। अब आपका जो मार्केटिंग है या फिर जो आप जिस तरह से मार्केट में जाना चाह रहे हैं, आपका जीटीएम स्ट्रैटेजी क्या है, उस बेसिस के ऊपर आपको ये समझ में आता है कि आपकी स्ट्रैटेजी एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स या एज़ कम्पेयर टू द कंपनी जो आपने बेस बनाया है, आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरह की है। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको एक नंबर असाइन होता है, तो वो नंबर कॉरस्पॉन्डिंगली इसके आगे आप मान के चलिए चलता है, ठीक है। ओके। सिक्स फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। देखिए कि जो ये कंपनी है, अगर मान लीजिए इसने परफॉर्म, हो सकता है आपने एमवीपी टेस्ट किया, अपना प्रोडक्ट मार्केट में स्टार्टिंग में कुछ आपने टेस्ट कर लिया, तो उसका ट्रैक्शन आज की डेट में कितना है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट का वैलिडेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी ऐसा है कि उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और 100 लोगों में टेस्ट किया और 100 में से 100 लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यानी कि उसका ट्रैक्शन बहुत हाई है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द सिमिलर केस, अगर मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मान लीजिए 50-60% के करीब ही अडॉप्ट किया, बाकी लोगों ने उसको मना कर दिया, तो वहाँ पे वो नंबर का होना बहुत ज़रूरी है कि कितना परसेंट आपको उसमें अडॉप्टेबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो वो ट्रैक्शन वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर एमवीपी टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर जब फंडिंग हो रही है या वैल्यूएशन हो रही है, तो वहाँ पे ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको 6 मेन फैक्टर्स बता दिए। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि इनका डिपेंडेंसी ऑन द फंड कितनी है। ऐसा हो सकता है कि अगर फंड नहीं मिला तो ओवरनाइट दिस कंपनी विल डाई, ठीक है। तो ओके। डिपेंडेंसी ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा हो सकता है आपको उसके मार्क्स कम मिले, यानी कि उसका परसेंटेज आपको कम मिले। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि किस तरह के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आप हैं। तो बाकी फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में डाल करके हम उसके अंदर एक वेटेज उसको असाइन करते थे। अदर फैक्टर्स किस तरह से उसको इम्पैक्ट करेंगे, तो आप ओवरऑल देखें तो एक 7 फैक्टर्स आप ओवरऑल आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने अदर फैक्टर्स बताए वो सारे के सारे आप मान के चलिए लास्ट में 5% के करीब उनके अंदर आ जाता है। लेकिन जो बाकी मैंने आपको फैक्टर बताया दे प्ले अराउंड 95% रोल इन गेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी यूजिंग द स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी। ओके। तो इसका स्कोरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है? देखिए इसके स्टेप्स बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ करिए कि जिस कंपनी का हम वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं उसके सिमिलर ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है, और उस कंपनी जिस कंपनी का ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुका है यानी कि उसमें फंडिंग हो चुकी है, उसका वैल्यूएशन मान लेते हैं 50 करोड़ था, ठीक है। तो अब अपने पास एक बेंचमार्क नंबर है कि 50 करोड़ मेरा जो कंपनी थी जिसको हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो 50 करोड़ का वैल्यूएशन उसका था। अब मैं जिस कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फैक्टर का मैंने एक वेटेज असाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपका टीम है, टीम को मान लेते हैं
टीम का जैसे क्या है ना, उसमें परसेंटेज डिफाइन है कि जैसे 35% मान लीजिए टीम का है, मार्केट जो है उसको मैं मे बी 20% दे रहा हूँ, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मान लेते हैं वो अपना 10% है, तो हर किसी का अपना अपना परसेंटेज डिफाइन है। अब जब मैं इसको अपनी कंपनी से, मतलब मैं अपनी कंपनी को उस कंपनी से कंपेयर करता हूँ जिसको आपने एज अ बेस ले रखा है, तो हर किसी के आगे आपको एक परसेंटेज असाइन करनी है, ठीक है। मान लीजिए मेरी टीम उनसे बहुत बेटर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कंपनी जिसकी फंडिंग हुई, तो अगर उस कंपनी को मैंने बेस लिया तो उसका तो 100% मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने अपनी कंपनी को मान लीजिए 120% बोला, मैंने बोला कि मेरे जो फाउंडर हैं इस कंपनी के वो उनसे ज़्यादा कैपेबल है, तो मैं उसको 120% दे के चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी साइड में ये थोड़ा सा वीक है, ठीक है। ओके। तो अगर मैं उसको 100% मान रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बेस है, ठीक है, तो हम्म। अगर मैं 100% मान रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपने में बोलूँ कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट जो है लगभग 90% पे फिट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं हर चीज़ का एक नंबर असाइन करता हुआ चला जाऊँगा, और लास्ट में जाके जब मैं उनको सबको टोटल करूँगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि वो कुल मिला करके 120% आ जाता है, ओके। ठीक है। सबको आपने मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर लिया, तो मान लेते हैं 120% आ गया। मतलब ये कि मेरा वैल्यूएशन उस कंपनी के वैल्यूएशन से 120% होगा, ठीक है। यानी कि जब मैं मान लीजिए 50 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो आप 120% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 करोड़ हो गया, 10% ओके। 10 करोड़ और ऐड हो गया उसमें, ठीक है। तो यानी कि मेरा वैल्यूएशन कितना निकल के आ गया, 60 करोड़ निकल के आ गया, है ना। तो ये वैल्यूएशन मेरे को पता चल गया कि हाँ 60 करोड़ मेरी कंपनी का वैल्यूएशन होगा, अगर ऑन द सेम क्राइटेरिया जिसका मैंने बेस कंपनी दिया था, अगर उसका 50 है तो मेरा 60 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी है, उसके अंदर सपोज कर लेते हैं कि वो 90% आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आप उसको 90% पे देखेंगे कि हाँ अगर उसका 50 है तो मेरे को 90% अगर वैल्यूएशन मिल रहा है या नंबर मिल रहा है, तो यानी कि मेरी वैल्यूएशन कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ होगी, ओके। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक वैल्यूएशन के नंबर तक पहुँचते हैं। तो जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, तो इस वैल्यूएशन को क्या अप्लाई कर सकते हैं उस पे? देखिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप इसके अंदर। तो पहले तो वहाँ लगाएं आप जहाँ पर ये अर्ली स्टेज कंपनीज़ हैं, ठीक है। न्यू स्टार्टअप्स। यस, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो हम लोग जब प्रैक्टिकल जब वैल्यूएशंस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथडोलॉजी को बाकी के साथ क्लब कर देते हैं। सपोज करिए डीसीएफ लगाया मैंने, तो मैं डीसीएफ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर अजम्पशन बेसिस के अंदर जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्दर स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी लगा के, ये मेथडोलॉजी से भी हम लोग वैल्यूएशन तक पहुंचते हैं, और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद वैल्यूएशन जो नंबर निकलता है, तो उसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव फैक्टर दोनों की एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यूएशन निकल के आती है। तो वो वैल्यूएशन जो होती है ज़्यादा जस्टिफाइड और मोर रियलिस्टिक प्लस मोर एक्सेप्टेबल होती है। तो उसके एडवांटेज भी होंगे और लिमिटेशंस भी होंगी। बिल्कुल। तो क्या है उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस? देखिए ऐसा है कि एडवांटेजेस तो क्या है कि पहली बात तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, सिंपल नंबर्स है, आप उनको यूटिलाइज करके तो वैल्यूएशन तक पहुंच सकते हैं। सेकंड एडवांटेज इसके अंदर जो दिखाई देती है कि देखो आपके पास फाइनेंशियल डेटा नहीं है, उसके बाद भी आप इसको लगा पा रहे हो, ठीक है। तो ये एक सेकंड एडवांटेज इसमें हो सकती है कि जिसके अंदर आप उसके अंदर बिना फाइनेंशियल डेटा के भी आप एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन नंबर तक पहुंच सकते हैं, जो कि वेरी नियर टू द मार्केट है, ठीक है। क्योंकि ओके। आपने जो एक ट्रांजैक्शन को टारगेट जिसका निकालना चाह रहे हैं, आपने उसको बेस के साथ कंपेयर करके देखा जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो वो जो वैल्यूएशन निकल के आता है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको सिंपलिस्टिक और एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द वैल्यूएशन निकाल के देता है। ओके। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आप ऐसे देखिए कि जितने भी बाकी वैल्यूएशन मेथड्स हैं, दे फोकस मोर ऑन द नंबर्स, दे फोकस मोर ऑन द मैथमेटिक्स, लेकिन ये मेथड ऐसा है जिसके अंदर इट फोकस इज़ मोर ऑन द क्वालिटेटिव साइड। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वैल्यूएशंस लगाएं, और हम लोग भी प्रैक्टिकल जब ये वैल्यूएशंस लगाते हैं, तो हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कि जैसे इंटेंजिबल्स आ गए हैं, या फिर जो कंपनीज़ हैं उनके एफर्ट्स हैं, तो अगर आप उनको पिक्चर में लाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ओके। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले अब लिमिटेशंस की, हम्म। तो लिमिटेशंस इसमें क्या है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अ, आप एक बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप एक कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कंपनी आज की डेट में हम बात करें कि हाँ मिल गई, मुझे 50 करोड़ की एक कंपनी थी जो मिल गई। अगर मान लीजिए आपको वो बेंचमार्क कंपनी ही नहीं मिल रही, तो उस केस के अंदर आपका ये पूरा मेथड फ्लॉप हो जाएगा और आप इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि देखिए उस कंपनी का जिसका फंडिंग हुआ है, मे बी उसका इन्वेस्टर अलग था, उसका इन्वेस्टर माइंडसेट अलग था, एक माइंडसेट अलग था, ठीक है।
तो वो इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है कि फिनेंशियल इन्वेस्टर हो या फिर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर हो, लेकिन आपके केस में कौन सा इन्वेस्टर है अभी नहीं पता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि किससे आप कंपेयर करें। तो जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन के अंदर देखिए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना ज़रूरी है, और अगर वो कंपैरिजन ठीक नहीं है तो वैल्यूएशन फ्लॉड हो सकती है। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये कई बारी देखिए कि वैल्यूएशंस को रेंज से बाहर निकाल देती हैं, तो इसको बहुत ही केयरफुली इसलिए लगाया जाना चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टर और फाउंडर इफेक्टिवली इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं? देखिए इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का एक ही तरीका है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो 100% इस मेथड पे रिलाय ना करें, आप बाकी मेथड के साथ कंबाइन करके इसको लगाएं। अब जैसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर तो वीसी मेथड भी लगाया जाता है, तो अगर आप वीसी मेथड लगा रहे हैं तो साथ में स्कोर कार्ड भी लगाइए आप, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कंपनीज ऐसी हैं जिसके आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस अनसर्टेन है, तो ऐसे इस केस के अंदर हो सकता है आप डीसीएफ लगाएं, तो आप डीसीएफ भी लगाइए, उसके अंदर आप वीसी मेथड भी लगाइए, साथ में स्कोर कार्ड भी लगाइए। तो स्कोर कार्ड आने से क्या हो रहा है कि आपने क्वालिटेटिव फैक्टर्स से जो वैल्यूएशन के एस्पेक्ट है आपने उसको भी कैप्चर कर लिया, और बाकी मेथड से आपने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से भी कैप्चर कर लिया। तो आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको जो वैल्यूएशन मिल रही है वो साइंटिफिकली जस्टिफाइड है, प्लस एविडेंसेस हैं आपके पास जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने नंबर्स को या फिर अपनी अजम्पशंस को बैकअप आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो अगर आप परफेक्ट आप समझें तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको बाकी मेथड्स के साथ मिक्स करके लगाइए, और उसको लगाने के बाद जो आपका वैल्यूएशन निकल के आएगा वो आप कहीं भी जाके जस्टिफाई कर सकते हैं, बेशक आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं या फिर आप कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के अंदर आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, एंड आई होप आपको ये हमारा जो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन है आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट purevalueglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैल्यू टॉक्स। थैंक यू सो मच।